देखो संध्या, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे रिश्तों को संभाल कर रखना। कभी भी परिवार में थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न होने की स्थिति भी आए तो तुम खुद ही समझदार बनकर उस स्थिति को संभाल लेना, लेकिन कभी भी मेरे पापा और भाई का अपमान मत होने देना। वैसे भी माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने हम दोनों भाइयों की परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कभी खुद के बारे में सोचा तक नहीं। अब मैं थोड़ा जिम्मेदार बन गया हूँ, तो पापा की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना चाहता हूँ। रंजन तो अभी पढ़ाई कर रहा है, उसके भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तुम भी मेरी जिम्मेदारियों में मेरा साथ तो दोगी ना? शादी की पहली ही रात को शिवम ने भावुक कर देने वाले अंदाज में सब जब संध्या से बातचीत की, तो संध्या भी भला कैसे इनकार कर सकती थी। वह तो पति के पहले स्पर्श से पहले ही पिघल सी गई थी, और अब वैसे भी पति का परिवार उसका परिवार भी तो था। वह अपने पति की जिम्मेदारियों को भी अब अपना ही समझने लगी थी। संध्या ने धीरे से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अब से आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अकेले नहीं हैं। मैं पापा जी का भी खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी और देवर जी के प्रति भी हर फर्ज निभाऊंगी। शिवम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर वे अपनी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के सफर पर निकल पड़े। अगली सुबह से ही संध्या घर संभालने लगी। भले ही वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर संभालने के सारे गुण अच्छे तरीके से जानती थी। वैसे भी शिवम के पिता शंभूनाथ जी अपने घर के लिए एक घरेलू और सीधी सादी लड़की ही चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने संध्या को पसंद किया था। संध्या शुरुआत से ही पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस उसे घर गृहस्थी के गुण सिखा दिए थे, ताकि समय आने पर उसके विवाह में कोई अड़चन ना आए। शादी के बाद वो भी अपने पति और ससुराल के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। वह ना तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचती थी, और ना ही उसे यह पता था कि जीवन में आगे उसे क्या चाहिए। उसका पति उसको खूब प्यार करता था और वह घर संभालती थी। बस उसके लिए यही उसकी पूरी दुनिया थी। देखते ही देखते उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, और वह एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। उसके देवर की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, और वह भी जॉब करने लगा था। हालांकि घर का खर्च पहले की तरह शिवम और शंभूनाथ जी की कमाई से ही चल रहा था। रंजन जितना भी कमाता था, बस अपने शौक पूरे करता था और बाकी रुपए बैंक अकाउंट में जमा करता जाता था। इसी बीच शंभूनाथ जी को लकवा मार गया और वह बिस्तर से जा लगे। अब संध्या की जिम्मेदारी उनके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ ही घर के खर्चे भी बढ़ गए थे। जब शिवम ने रंजन से मदद करने के लिए कहा, तो उसने तो साफ इनकार करते हुए कह दिया, अभी अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। अपने भविष्य के लिए अभी नहीं बचाऊंगा तो आगे चलकर मुझे भी आपकी तरह ऐसे ही किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। शिवम को रंजन से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि रंजन कभी उससे इस तरह पलटकर जवाब भी दे सकता है। उसे बड़ा दुख हुआ कि अगर छोटा भाई पिता के प्रति जिम्मेवारी निभाने में भी सहयोग नहीं कर सकता, तो फिर वह आगे चलकर क्या करेगा। खैर, शिवम ने किसी तरह उधार लेकर अपने पिता का इलाज जारी रखा। घर का राशन, बेटे के स्कूल की फीस और भी हजार तरह के खर्चे थे, जिसके कारण शिवम आर्थिक समस्याओं से जूझने लगा था, और अत्यधिक तनाव के कारण शिवम की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसके सीने में दर्द उठा और उसकी जीवन लीला उसी वक्त समाप्त हो गई। संध्या पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रंजन तो पहले से ही घर के खर्च में सहयोग नहीं देता था, और अब तो उसने मानो सारी जिम्मेवारियों से पल्ला ही झाड़ लिया था। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता था, अय्याशी करता रहता था। संध्या बहुत परेशान रहने लगी थी। हालांकि उसे पेंशन मिल रही थी, लेकिन इससे घर के खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब शिवम के बीमे की रकम मिली, तो उसने बैंक में बात करके एफडी करवा ली, और हर महीने ब्याज की रकम आने लगी। तब जाकर संध्या घर संभाल पाई थी। लेकिन अभी उसे और भी चुनौतियों का सामना करना था। वह तो पहले से ही देवर के व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन एक दिन देवर जी के साथ कुछ लोग घर पर आए। और देवर के कमरे में बैठकर कुछ बातचीत करने लगे। संयोगवश संध्या का बेटा देवांश उधर से खेलते हुए गुजर रहा था। उसने उन लोगों की बातें सुन ली। वो भागता हुआ माँ के पास आया और कहने लगा, माँ माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? उसके इस सवाल पर संध्या ने हैरानी से कहा, क्यों बेटे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम यहीं घर में रहेंगे, और कहाँ जाएंगे? तो देवांश कहने लगा, लेकिन चाचू तो यह घर बेचने की बात कर रहे थे। यह सुनकर संध्या के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। ऐसे ही
घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था, ऊपर से अब उसे सिर से छत छीनती हुई भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन उसे इतना तो पता था कि शिवम की पत्नी होने के नाते उसका और उसके बच्चे का भी इस घर पर बराबर का अधिकार है। तो फिर रंजन इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकता है? उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे समय में उसे और कुछ नहीं सूझा तो वह अपने ससुर जी के पास पहुंच गई और उनसे कहने लगी, पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि शुरुआत से ही मैं अपना कोई भी फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटी। लेकिन अब मुझे इस घर में मेरा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। शंभूनाथ जी लड़खड़ाती हुई सी आवाज़ में बोले, क्या हुआ बहू? तुमने तो हमेशा पिता की तरह मेरा ध्यान रखा। मानता हूँ कि शिवम हमें बीच मझधार में छोड़कर चला गया, लेकिन अब तो धीरे धीरे घर का खर्च भी तुमने संभाल ही लिया है। कुछ ही साल में देवांश बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे सभी दुखों का अंत भी हो जाएगा। अभी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? संध्या ने हिचकते हुए उन्हें बताया कि रंजन यह घर बेचने के बारे में सोच रहा है। तो शंभूनाथ जी हैरानी से बोले, लेकिन यह घर तो मेरे नाम पर है, वह घर को कैसे बेच सकता है? संध्या ने धीरे से सिर झुकाते हुए बोली, पापा जी, इनके गुजरने के बाद रंजन ने आपसे बहुत सारे पेपर साइन करवाए थे। कहीं आपने गलती से यह घर रंजन के नाम तो नहीं कर दिया? अब तो शंभूनाथ जी के माथे से भी पसीना बहने लगा। उन्होंने कहा, बहू, तुम मौका निकाल कर उसकी अलमारी चेक करो। घर के पेपर तुम्हें मिले तो तुम लेकर आओ, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। संध्या ने सहमति में सिर हिलाया। वह चौकन्नी होकर अपने देवर के ऊपर नजर रखने लगी। जैसे ही उसका देवर घर से बाहर गया, वो झट से उसके कमरे में घुस गई और उसकी अलमारी खोलकर वह सारा सामान उलट पुलट कर अलमारी चेक करने लगी। थोड़ी देर में उसे एक पुरानी सी फाइल मिली। उस फाइल में कुछ पेपर तो थे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो शंभूनाथ जी के पास वह पेपर लेकर गई। उसके ससुर जी ने वह फाइल देखा तो माथा पकड़ लिया और कहने लगे, बहू, हमारे साथ धोखा हो गया। रंजन ने ऐसा क्यों किया? उसे घर आने दो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मेहनत की कमाई से बना घर कोई ऐसे ही लुटा दे। रंजन ऐसा नालायक निकलेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा हीरे जैसा बेटा शिवम मुझे छोड़कर चला गया और यह नालायक मेरे सिर पर बैठा हुआ मुझे परेशान कर रहा है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे, तो संध्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। शाम को जब रंजन घर आया तो शंभूनाथ जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और वह पेपर दिखाते हुए पूछने लगे, यह सब क्या है रंजन? मैंने यह घर तुम्हारे नाम पर कब किया? रंजन वह पेपर देखते ही बौखला गया और अपनी भाभी की ओर देखने लगा। तो संध्या उसे गुस्से से घूरती हुई बोली, अगर आज मैंने यह पेपर ढूंढ कर न निकाला होता तो हमें कभी तुम्हारी मक्कारी के बारे में पता नहीं चलता। इतना सुनना था कि देवर ने उसे एक जोर का तमाचा लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोलने की? अब इस घर का मालिक मैं हूँ, तो मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, और यह मेरे पापा हैं तो मैं इन्हें अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का ठेका नहीं लेकर रखा है। मैं ये घर बेचने वाला हूँ। अच्छा हुआ तुम लोगों को सच्चाई का पता चल गया। देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। संध्या के पैरों से तो जमीन खिसक गई। वो कातर नेत्रों से अपने ससुर जी की ओर देखने लगी। शंभूनाथ जी ने कड़े शब्दों में कहा, रंजन, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें आगे बढ़ाने में कितना सहयोग किया था। मुश्किल वक्त में तुम अपनी भाभी और उसके बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। रंजन गुस्से में चिल्लाया कि अगर आप इनका ही पक्ष लेंगे तो आप भी इनके साथ घर से निकल जाओ। तब देखता हूँ कि यह लोग आपके प्रति कितना फर्ज निभाते हैं। संध्या की आंखों में खून उतर आया। वह कहने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर पर मेरा भी अधिकार है। रंजन चिल्ला उठा, अब ये अधिकार की बातें भूल जा और मुझसे लड़कर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जाओ, अबला नारी बनकर मेहनत मजदूरी करो, अपना बच्चा पालो और संघर्ष की एक नई कहानी लिख दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। संध्या भी गुस्से से बौखला उठी और वो कहने लगी कि मैं अपना हक कैसे छोड़ दूं? मैंने इस घर को संभालने में अपने जीवन के इतने साल लगा दिए। तुम इस घर को अपने स्वार्थ के लिए बेच दोगे और मैं और मेरा बच्चा बेघर हो जाएंगे। फिर भी मैं तुम अपने हक के लिए नहीं बोलूंगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? अब मैं बताती हूँ कि अगर एक औरत के साथ छल होता है तो वो किस हद तक जा सकती है। रंजन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ले जो करना हो कर लो, देखता हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ता है। रंजन स्वार्थी है ये तो संध्या जानती थी, पर स्वार्थी होने के साथ साथ इतना मक्कार और धोखेबाज भी निकलेगा, यह बात उसे पता नहीं थी।
इधर शंभूनाथ जी रोते हुए कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम्हें मेरी वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है। संध्या अवरुद्ध कंठ से बोली, पापा जी इसमें आपकी क्या गलती है, लेकिन मैं अपना अधिकार भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। वो सोचने लगी तो उसे शिवम के ऑफिस में काम करने वाले रचित की याद आई। शिवम का सारा पेपर वर्क उसने ही करवाया था। संध्या ने सारी बातें उसे बताईं तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने तो सोचा था कि शिवम का छोटा भाई है तो उसके परिवार को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो भाई ने ही रंग बदल दिया था। खैर रचित ने संध्या को मदद का आश्वासन दिया। उसने अपने एक दोस्त से बातचीत करके संध्या को एक वकील से मिलवाया। वकील ने भी उसे मदद का आश्वासन दिया। शंभूनाथ जी से मिलने के बाद वकील ने 1 सप्ताह भर के अंदर ही रंजन को एक कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस देखते ही रंजन बौखला गया और संध्या के पास जाकर बोला, यह सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? संध्या व्यंग से बोली, तुम जैसे इंसानों के साथ थोड़ा टेढ़ा होना ही पड़ता है। अब यह लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी चले, मैं अपना और अपने बेटे का हक लेकर रहूंगी। तुम क्या सोचते हो कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ, तो तुम अपनी मनमानी कर लोगे? बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम किसी का हक मार लेंगे तो सामने वाला रोध होकर रह जाएगा, अपना हक लड़कर लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ज़िंदगी भर संघर्ष करके अगर हम अपनी ज़िंदगी को संवारना जानते हैं तो अपना हक भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे घर से निकाल दोगे? तो मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करके दिखाऊंगी, लेकिन वह सब बात की बात है। पहले तो मैं अपना हक लेकर दिखाऊंगी। संघर्ष करके जीवन जीना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरह के घटिया लोगों के लिए अपना हक भी नहीं छोड़ना चाहिए। संध्या के मजबूत इरादे और पिता के विरोध के कारण अब रंजन को भी डर लगने लगा था कि इस चक्कर में कहीं उसे ही लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए वह घबरा गया और उसने अपने कदम वापस खींच लिए। ना चाहते हो भी उसे वापस वह घर अपने पिता के नाम पर करना पड़ा। शंभूनाथ जी ने तुरंत ही घर के कागजात में अपनी बहू और पोते का नाम भी डलवा दिया। रंजन को उन्होंने अपनी जिंदगी और घर से बेदखल कर दिया। रंजन के पास अब मेहनत करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था, क्योंकि जब अब ना उसके पास घर था और ना ही परिवार। रंजन ने जिस तरह अपने पिता को धोखा दिया था, वह बात पूरे समाज में फैल गई थी और कोई भी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने वह शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। लेकिन एक रात ऑफिस से वापस आते ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके कमर के नीचे का हिस्सा बेकार हो गया, जिसके कारण अब वह बिस्तर पर आ चुका था। ईश्वर ने उसे इसी रूप में उसके कर्मों का दंड दिया था। अब वो एक संस्था के पुराने कमरे में बिस्तर पर पड़ा पड़ा बस अपने जीवन के दिन काट रहा था। ना तो उसकी ज़िंदगी में कोई उत्साह था, ना कोई आनंद था, ना कोई खुशी थी। इधर संध्या के संघर्ष कुछ खास कम तो नहीं हुए थे, लेकिन अपना हक लेकर उसने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की। उसके बेटे ने भी बड़े होने के बाद उसका और अपने दादाजी का खूब अच्छे से ध्यान रखा। भले ही संध्या की ज़िंदगी ने के संघर्ष बने रहे, लेकिन उसने अपना हक लेकर यह दिखा दिया कि संघर्ष तो करना ही होता है, फिर भी अपना हक लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।